हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। फर्स्ट है, उद्देश्यों का श्रेय कैसा होता है। तो उद्देश्यों का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। तो उद्देश्यों का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है। तो जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है, मतलब ये कम क्षेत्र में होते हैं। और जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है, और जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है। तो प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः जो होती है वो शिक्षक की होती है, इसलिए इसको संकुचित, मतलब एक विद्यालय के अंदर जो उद्देश्य होते हैं वो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और उद्देश्यों का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। और जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है। तो प्राप्य उद्देश्यों का प्रयोग जो होता है वो मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य के स्रोत कौन कौन से हैं। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, तीन इसके मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ये क्या होते हैं, ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं, इससे ये संबंधित नहीं है। तो आइए जानते हैं कि प्राप्य उद्देश्य से संबंधित कौन कौन है। ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो निश्चित भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं। सेकंड है, इनकी अवधि अल्पकालीन होती है। क्या होती है, इनकी अवधि अल्पकालीन होती है। नेक्स्ट है, इनकी अवधि तत्कालीन भी होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो निश्चित भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं। इनकी अवधि अल्पकालीन होती है और इनकी अवधि तत्कालीन होती है। नेक्स्ट है, उद्देश्य से संबंधित कौन कौन से हैं। तो आइए जान लेते हैं। प्राप्य उद्देश्य क्या हमने पढ़ लिया कि यह निश्चित भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं, और इनकी अवधि क्या होती है, तत्कालीन होती है। नेक्स्ट है, उद्देश्य से संबंधित है कौन सा है। पहला, ये अस्पष्ट होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, और इनका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। इनका संबंध शिक्षा से होता है। इनका संबंध शिक्षा से होता है। नेक्स्ट है, इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है। क्या होती है, इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है। नेक्स्ट है, उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं, ये संबंधित नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनिश्चित तथा अस्पष्ट होते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं। ये किसकी क्वालिटी है, निश्चित और स्पष्ट की, ये प्राप्य उद्देश्यों की क्वालिटी है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया। किसने किया, ब्लूम ने 1956 में किया। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करथवाल ने 1964 में किया। करथवाल ने 1964 में किया। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1969 में किया। हमने पढ़ा ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किया, 1956 में किया। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करथवाल ने 1964 में किया। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1969 में किया। कब किया, 1969 में किया। नेक्स्ट है, उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है। तो जो उद्देश्य होते हैं उनका वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप में होता है। कैसा होता है, क्रमबद्ध रूप में होता है। उद्देश्य किसके योग से बना है। तो जो उद्देश्य है वो उत प्लस दिशा योग से बना है। किस, उत प्लस दिशा योग से बना है। नेक्स्ट है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उद्देश्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो उच्च दिशा दिखाना। क्या है उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ, उच्च दिशा दिखाना, और यह किसके किसके योग से बना है, उत प्लस दिशा योग से बना है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया है। इसे पूछा गया है। जो एनसीईआरटी है उसने जो ज्ञानात्मक पक्ष में, जो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया था उसमें 6 स्तर बताए थे। तो जो एनसीईआरटी है उसने ज्ञानात्मक स्तर के कितने पक्ष बताए हैं, 4। नेक्स्ट है, RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। RCEM प्रणाली द्वारा जो सभी उद्देश्य हैं उनको 17 मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। कितनी मानसिक क्रियाएं हैं, 17।
नेक्स्ट है एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीईआरटी क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो इसका मुख्य प्रसार है वो क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय पाठ्य योजना का अपना प्रारूप विकसित किया गया। मतलब जब पाठ्य योजना तैयार करनी होती है तो उससे क्या एनसीईआरटी की मदद लेते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक, इसका जो विस्तार रूप क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसे पाठ्य योजना का भारतीय उपागम भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा पाठ्य योजना का भारतीय उपागम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एनसीईआरटी को। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने इस पाठ्य योजना में 3 मुख्य पहलू बताए हैं। वो कौन कौन से हैं बताए हैं? पहला है अदा। अदा मतलब हुआ इनपुट। अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है। किसके अंतर्गत? अदा के अंतर्गत, जिसे क्या कहते हैं? ईबॉस। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? एक्सपेक्टेड बिहेवियर ओवरकम। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है किससे? ईबॉस से, ईबीओ से। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड बिहेवियर ओवरकम। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण ईबीओस से किया जाता है। नेक्स्ट है प्रक्रिया। प्रोसेस में क्या करते हैं? निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये हमारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है प्रदा, आउटपुट। तो प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तनों का निहित होते हैं। मतलब प्रदा में क्या होता है कि बालक के जो वास्तविक व्यवहार होता है उसके परिवर्तन क्या होते हैं? निहित होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? RLOs भी कहा जाता है। तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल लर्निंग ओवर आउटकम। ठीक है, रियल लर्निंग ओवरकम। तो हमने क्या पढ़ा? ईबॉस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड बिहेवियर ओवरकम। और RLO का मतलब क्या हुआ? रियल लर्निंग ओवरकम। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ईबॉस है, EBO है, उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण। ठीक है, और जब वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन करना होता है तो RLO इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। भावात्मक उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? प्रशंसा होता है, चरित्र निर्माण होता है, अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतन से कौन सा पक्ष संबंधित है। तो चिंतन से कौन सा पक्ष संबंधित है? तो हम कहाँ से सोचते हैं? अपने दिमाग से सोचते हैं। जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो चिंतन पक्ष से रिलेट करता है। कौन सा पक्ष चिंतन पक्ष से रिलेट करता है? जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो चिंतन पक्ष से रिलेट होता है। नेक्स्ट है करना पक्ष किससे संबंधित है। तो जो करना पक्ष है वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष से। और जो आदत निर्माण होता है वो भी किससे संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष से। तो चरित्र देखिए, चिंतन से संबंधित हो गया संज्ञानात्मक पक्ष। फिर आते हैं भावात्मक पक्ष में। तो भावात्मक पक्ष में चरित्र निर्माण और क्या हो जाता है? प्रशंसा, अनुभव। ये किसमें हो गया? भावात्मक पक्ष में हो गए। नेक्स्ट है बेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है। बेगर ने अपने वर्गीकरण में उत्पादन को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? उत्पादन को। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का श्रेय किसको जाता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनको व्यवहारिक रूप से किसने बताया है? रॉबर्ट बेगर ने। किसने बताया है? रॉबर्ट बेगर ने। इन्होंने ही अपने वर्गीकरण में उत्पादन को अधिक महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है इन्होंने? उत्पादन को। नेक्स्ट है आगमन विधि किससे संबंधित है। तो जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में यूज होता है? आगमन विधि में। विशेष से सामान्य की ओर किस विधि में यूज होता है? आगमन विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस में यूज होता है? आगमन विधि में। तो आगमन विधि में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि किससे संबंधित है। तो पहला पॉइंट है नियमों से उदाहरणों की ओर। पहले इसमें क्या होता है? नियम बताए जाते हैं और फिर इसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य से विशेष की ओर। मतलब पहले नियम बताए जाते हैं फिर इसमें उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये निगमन विधि हो जाती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि आती है। तो ये याद रखिएगा कि जो आगमन विधि होती है वो निगमन विधि के विपरीत होती है।
नेक्स्ट है निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो जो निगमन विधि होती है उसका प्रयोग बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है? बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति में। क्वेश्चन है किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं। देखिए आपको उदाहरण पता चल गए, इसके बाद में आपने नियम व सूत्र कैसे बताए। उदाहरण पता चलने के बाद में आपने नियम व सूत्र जो निर्धारण कर रहे हैं वो किस विधि से निर्धारण कर रहे हैं, वो आगमन विधि से निर्धारण कर रहे हैं। तो जब नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करना होता है तो वो कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। लेकिन नेक्स्ट है वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम व सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं। अगर पहले ही नियम व सूत्र बता दिए जाएंगे तो वो निगमन विधि हो जाएगी। और अगर बालक निर्धारण करेगा कि नियम व सूत्र का निर्धारण करना है उसको, तो वो कौन सी विधि होती है? वो आगमन विधि होती है। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित विधि कौन सी है। तो छात्र केंद्रित विधि है वो आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। नेक्स्ट है कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है। तो जो प्रयोगशाला विधि है वो करके सीखने पर आधारित है। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट है योजना विधि के जन्मदाता कौन है। तो योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, योजना विधि को ही प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि पूछ ले या योजना विधि पूछ ले, आपको एक ही आंसर लगाना है, कौन सा? किलपैट्रिक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो प्रोजेक्ट बताया जो हमारी योजना होती है वो वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने कहा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय से प्रदान किया जाता है। या किसने कहा है? बेलर्ड ने। किसने कहा है? बेलर्ड ने। तो देखिए किलपैट्रिक कहते हैं कि हम अपने लगन के साथ जो सामाजिक वातावरण में कार्य करते हैं उसे ही प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसे ही प्रोजेक्ट कहते हैं। ये किलपैट्रिक ने कहा है। और जो बेलर्ड ने कहा है वो केवल स्कूली शिक्षा को बता दिया है कि जो स्कूल की तरफ से मतलब विद्यालय की तरफ से जो कार्य हमें दिया जाएगा वही क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेलर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? आगमन निगमन विधि कहते हैं। आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट है अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है। तो अनुसंधान विधि के जन्मदाता जो है वो प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ह्यूरिस्को शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मैं खोजता हूँ। क्या है? मैं खोज। तो इसका मतलब ही है खोज। ठीक है, तो मैं खोजता हूँ इसका मतलब है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो जो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था वह स्किनर महोदय ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि जो होती है वो अध्यापक केंद्रित होती है। तो अध्यापक होता है वो व्याख्या के रूप में बच्चों को पढ़ाता रहता है और बच्चे क्या होते हैं उसको सुनते रहते हैं। बच्चे क्या होते हैं उसमें निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं, जिससे बालक केवल इसमें अध्यापक सक्रिय होता है और बालक निष्क्रिय अवस्था में आते हैं। इसलिए केवल इसको कहा गया है कि ये अध्यापक केंद्रित विधि है। और जो छात्र केंद्रित विधि है वो कौन सी विधि है? आगमन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो जो एलन तथा रियान है उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया। तो टोली शिक्षण प्रविधि का विकास जो है वो जे फ्रीमैन ने किया। किसने किया? जे फ्रीमैन ने किया। नेक्स्ट है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया। तो जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1995 में था वो टोली शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? टोली शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है टोली शिक्षण को और किस नाम से जानते हैं। तो टोली शिक्षण को दल शिक्षण, समूह शिक्षण नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है टोली शिक्षण प्रविधि है या विधि है। तो देखिए टोली शिक्षण विधि नहीं है, क्या है, प्रविधि है। क्या है, प्रविधि। नेक्स्ट है दल शिक्षण समूह शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। दल शिक्षण कह लें या समूह शिक्षण, उनके मुख्य उद्देश्य बताने हैं। तो दल शिक्षण से क्या होता है, तो कक्षा को अधिक प्रभावी अगर बनाना है तो हमें दल शिक्षण का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्या है, अध्यापक की योग्यताओं का पूर्ण उपयोग करना, कि अध्यापक जो होते हैं वो अपने अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं, तो उनको जो क्वालिटीज है उनका क्या करना है, उपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण तथा अनुदेशन में लचीलापन होना। तो दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें अगर कक्षा को प्रभावी बनाना है तो हम इस शिक्षण का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो अधिगम का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। और प्रत्येक पद के उन्होंने 3 कारक बताए हैं, कौन कौन से, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे छोटे कदम के सिद्धांतों का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि पाठ्य वस्तु को हिस्सों में तोड़ना, मतलब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, यही होता है छोटे कदम सिद्धांतों का मतलब। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग किसके सिद्धांत पर कार्यरत है। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है वो स्किनर के सिद्धांत पर कार्यरत है। कौन से, स्किनर सिद्धांत पर। नेक्स्ट है वह कौन सा अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में ही पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन था उसका विकास स्किनर व क्राउडर ने किया। किसने किया, स्किनर व क्राउडर ने किया। नेक्स्ट है किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत बताए हैं। तो जो स्किनर थे उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला ऐसा है कि छोटे पदों का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं, छोटे पदों का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो जो मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग थी उसको जो विकास किया था उसको किसने किया था, थॉमस एफ गिलबर्ट को। किसने, थॉमस एफ गिलबर्ट ने मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग का विकास किया। नेक्स्ट है मैथेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है। तो जो मैथेटिक्स शब्द है वह यूनानी भाषा से निकला है। किस भाषा से निकला है, यूनानी भाषा से निकला है। नेक्स्ट है मैथीज शब्द का अर्थ क्या है। मैथीज शब्द का अर्थ क्या है, सीखना। क्या है, सीखना। नेक्स्ट है मैथेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैथेटिक्स अभिक्रम होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट है मैथेटिक्स अभिक्रम में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है। मैथेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट अभ्यास होती है। क्या होती है, अभ्यास। नेक्स्ट है अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता क्या है। तो क्या होता है इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ऐसा कौन सा अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। तो कौन सा अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन है। नेक्स्ट है इसमें छात्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छात्र सक्रिय होते हैं क्योंकि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इस तरह से मैथ्स पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस खत्म हुए यहाँ पे। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।